हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ भाई सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पर। आज बेटा इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अपना फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, अपने भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर को हम लोग पूरा अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। आज ये फर्स्ट लेक्चर है, अगला जो होगा सेकेंड लेक्चर होगा। 2 लेक्चर्स में ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। आज का ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ों को समझिएगा। ठीक है बेटा, चलिए फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। और जितने लोग भी सेशन देख रहे हो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी। देखो सवाल हम जो है सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है भाई, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो मेरी आदत है, आप भी ये बात जानते हैं कि सबसे पहले जब मैं कोई चैप्टर उठाती हूँ तो उस चैप्टर का नाम क्या है और ये नाम क्यों है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि ये प्रकाश जो लिखा है ये क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसके परावर्तन और अपवर्तन को समझेंगे। लेकिन भैया इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये तो समझेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्रकाश क्या होता है। फ्लो चार्ट आपको बनाना सिखाया है मैंने, क्या है फ्लो चार्ट में हमसे ये पता चल जाता है भाई कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, उसको एक नज़र से हम लोग देख सकते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं बनाया है तो भाई शुरू कर दो, अभी भी समय है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेटा कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, प्रकाश के गुण जानेंगे, प्रकाश की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद आएंगे हम प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम पर, फिर बढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन और उसके नियम पर। ठीक है। फिर आएंगे हम गोलीय दर्पण पर, फिर हम आएंगे लेंस पर। ये पूरा हमारा कंप्लीट चैप्टर है जिसमें ये टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश, यानी कि जिसको अंग्रेजी में भैया इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइट। तो ये प्रकाश जो है ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में पहले समझते हैं। प्रकाश जो होता है बेटा वो क्या है, वह विकिरण, अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए प्रकाश की तो आप क्या कहेंगे, वह विकिरण जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। क्या कहलाता है बेटा, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कैसे पता चला कि ये ऊर्जा है, जैसे हम लोग बाहर निकले गर्मियों में तो क्या होता है, हमें बड़ी सी गर्मी सी लगती है, हमारा शरीर एकदम जलने लगता है। टेम्परेचर यानी कि क्या है, वो एक ऊर्जा है। प्रकाश कैसी है, ये एक ऊर्जा होती है ना। चलिए तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा ये बताओ कि जब आप दिन होता है तो दिन में जैसे आप बाहर जाते हो तो दिन में हर चीज़ हमें दिखाई देती है, लेकिन रात में हमें चीज़ों को देखने की क्या ज़रूरत पड़ती है, रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। रोशनी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दिन ही है, आप बाहर गए तो बाहर सब कुछ दिखेगा, लेकिन एक ऐसा कमरा है जिसमें आपको अगर हम बंद कर दें, चारों तरफ से बिल्कुल बंद हो जाए गेट, तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा, कोई लाइट नहीं है, तो क्या आप कोई चीज़ देख पाओगे, नहीं देख सकते। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश वह ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, अर्थात हमारी आंखों से टकरा करके किसी वस्तु पर पड़ती है और इसी कारण से कोई चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हमारी आंखों में खुद की रोशनी होती है तो कहोगे नहीं। अगर खुद की रोशनी होती तो हम अंधेरे में भी कोई चीज़ देख सकते, है ना। तो अगर अंधेरे में भी कोई चीज़ देख सकते तो भाई अंधेरा रह ही नहीं जाएगा, तो अंधेरे का तो हमारा शब्द ही हमारे जीवन में नहीं होता, है ना। तो हम कोई चीज़ अगर देख सकते, बिना प्रकाश की सहायता से हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। तो हम क्या बताएंगे, प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है, एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है।
तो प्रकाश क्या है, एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब भाई आते हैं प्रकाश की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या प्रकाश के गुण होते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आते भैया प्रकाश के गुण पे। तो सबसे पहला क्वालिटी इसका क्या हो गया भाई कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। दूसरा क्या गुण होगा इसका, अच्छा ये बताओ कि प्रकाश बिल्कुल सीधी सीधी चलती कि टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती है, बिल्कुल सरल और सीधी रेखा में चलती है। तो क्या कहेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। बताइए जी, क्लियर है ये बात। प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, इतना तो हमको पता चल ही गया। अब भैया ये बताओ कि जो प्रकाश होती है उसकी कह सकते हैं कि उसकी हवा में स्पीड होती है, बिल्कुल हवा में भी चल सकती है ना। तो जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ पे भी प्रकाश चल सकती है, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो तीसरी क्वालिटी हम क्या लिखेंगे, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने या फिर गमन करने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा गुण क्या लिखा हमने, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसके लिए, प्रकाश को चलने के लिए। ठीक है जी, आ गया इतनी बात समझ में। जितने यहाँ पे पॉइंट्स हम आपको लिख के दे रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक नहीं कि सिर्फ एक किताब से, कई सारी किताबों को मिलाकर के बहुत सारे गुण मैंने लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो एक एक करके नोट करते चलना। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है, ठीक है जी। अगला पॉइंट लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात का मीन्स क्या होता है, जहां वायु नहीं होती, तो यानी कि जहां वायु का माध्यम नहीं होता। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है जी। बताइए, चलिए भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या ये बताओ, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा है हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कि जो प्रकाश होता है वो क्या है, एक ऊर्जा है, और ये क्या है, एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है बेटा वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इतना बात समझ में आ गया भाई। अब जा अगली बात पे बढ़ते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो लिखेंगे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है भाई, 4800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना, जो तरंग दैर्घ्य है प्रकाश की, ये हर एक किताब में अलग अलग है। किसी किताब में आपको 3800 से 4800 मिलेगा, किसी किताब में 3800 से जो है 7500 एंगस्ट्रॉम मिल सकता है। तो एक बात याद रखना, जो एनसीईआरटी बताती है वो क्या बताती है, 4800 से 7800 एंगस्ट्रॉम क्या है, ये इसका तरंग दैर्घ्य है। बताइए बेटा, सारे बच्चों को ये बात क्लियर है, बढ़े आगे। अच्छा जी, अब भाई देखो, अब ये जो प्रकाश होता है ना, ये क्या है, हमारी एक चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है, एक चुंबकीय तरंग भी होती है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, या चुंबकीय तरंग भी है। बताइए बेटा जी, इतना बात क्लियर है। सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। छठी क्वालिटी हो गई, सातवीं क्वालिटी लिखिएगा प्रकाश की। प्रकाश की सातवीं क्वालिटी क्या है भाई, देखो अब जो प्रकाश होता है ना, ये बताओ कि जैसे कांच है, अगर इधर से टॉर्च जलाओगे तो कांच के आर पार जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अगर मैं कहूँ पानी है तो पानी के अंदर भी चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये तुम्हारे सामने एक दीवार है, उसके सामने तुम टॉर्च जलाओ
या उसके सामने तुम कमरा है, मान लो आपका कमरे के अंदर लाइट जल रही, तो क्या कमरे के अंदर की जो लाइट है वो दीवार को पार करके बाहर जा रही है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दीवार है वो क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। तो प्रकाश से अपारदर्शी माध्यम के पार नहीं जा सकता और पारदर्शी माध्यम के पार यानी कि पारदर्शी माध्यम के में गमन कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे पारदर्शी माध्यम में क्या क्या आता है भाई? कांच है ना, जल, ये सब पारदर्शी माध्यम है। आदि प्रकाश पारदर्शी माध्यम आदि, जो माध्यम का नाम लिख दिया, आदि से गमन कर सकता है। आदि से या आदि में गमन, आदि से गमन कर सकता है। बताइए, ये बात आपको क्लियर है? सारे बच्चों को इस बात पे कोई समस्या तो नहीं है? लेकिन अपारदर्शी माध्यम से गमन नहीं कर सकती, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से गमन नहीं कर सकती। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? ये बात क्लियर है? बताइए फटाफट से, क्लियर है ना? चलिए, अच्छा देखो, अब ये जो प्रकाश होता है ये चुंबकीय तरंग तो है ही है भाई, लेकिन इसी के साथ साथ में ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? एक कैसी? अनुदैर्ध्य तरंग भी है। तो क्या लिखेंगे बेटा? प्रकाश क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग भी है। चलिए बढ़े आगे। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। बताइए बेटा सारे बच्चों को ये क्या बात, सभी बच्चों को ये क्लियर है? सारे बच्चों को ये बात, सभी बच्चों को क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, अच्छा जी, अब इसी के साथ साथ हमारे सिलेबस में क्या आता है? इसी के साथ साथ हमारे सिलेबस में आता है दीप्त और अदीप्त। क्या आता है भाई? दीप्त और अदीप्त। तो दीप्त और अदीप्त क्या होता है? देखो, ऐसे माध्यम, जैसे आपसे पूछा जाए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, तो क्या बताओगे? दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? ऐसे माध्यम जिसमें क्या हो? खुद का प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश माध्यम कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि दीप्त प्रकाश में अगर मैं बात करूं, दीप्त क्या है? सूर्य सबसे बड़ा दीप्त है भाई, सूर्य है ना, जिसमें खुद की रोशनी होती है। सूर्य के अलावा क्या है भाई? बल्ब है, जिसमें खुद की रोशनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि बल्ब किसी और माध्यम से चमक रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन भाई अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा। अब तुमसे भैया इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा कि चंद्रमा दीप्त है क्या दीप्त? तुम सोचोगे चंद्रमा तो चमकता है, ठंडी ठंडी रोशनी देता है, तो ये तो दीप्त हो गया। नहीं, चंद्रमा जो होता है बेटा वो सूर्य के प्रकाश की रोशनी के कारण चमकता है, और ये क्या है? एक अदीप्त है। जैसे मैं आपको कहूँ पृथ्वी, तो ये भी तो क्या है? अदीप्त ही तो है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। अगर दीप्त में बात करूँ तो आप इसको तारा भी इसमें लिख सकती हो, तारे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि तारे टिमटिमाते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है? दीप्त और अदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे अदीप्त वस्तुएं क्या हो सकती हैं? लकड़ी हो सकती है, कांच हो सकता है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और इस पे आपसे प्रश्न भाई पूछा जाता है। 100% इस पे श्योर रह के चलना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए इसका परिभाषा क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे आपने शीशे वाला खेल खेला होगा, सभी बच्चों ने खेला है ना। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में? शीशा ले लेते थे, शीशा ले लेते थे ना। शीशा लेने के बाद क्या करते थे हम लोग? उसको सूर्य की रोशनी में चमकाते थे, अपने दोस्तों पे, अपने भाई बहनों को, उनके चेहरे पे हम लोग चमकाते थे। सभी बच्चों ने ये खेल जरूर खेला होगा। तो देखो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है
तो वो जो प्रकाश है उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो क्या कहेंगे भाई कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो उसका क्या है भाई? अधिकांश भाग यानी ज़्यादातर भाग जो उसका है वो क्या है? उसी माध्यम में लौट जाता है, और यही प्रक्रिया क्या होती है बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सारे बच्चों को, मुझे लगता है कि ये सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर होंगी। बताइए जी, सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अब आते हैं भैया, प्रकाश जो है जिस तल से टकराकर वापस लौटता है उसे क्या कहते हैं? हम परावर्तक तल बोलते हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है परावर्तक तल, या इसको हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसे क्या हम बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? जिस तल से प्रकाश जो है टकरा करके वापस लौट जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल या फिर परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं भैया, देखो परावर्तन कैसे होता है। ये जो आ रही होती है किरण, इसका नाम मान लो हम ए रख देते हैं, ये है बी, ये है अभिलंब एन, और ये क्या है? ओ। जिस बिंदु से टकरा रही है, जिस इस पॉइंट से टकरा रही है, इसका नाम हमने ओ रख दिया। तो जो आती हुई किरण इसका नाम क्या हो गया? ए ओ हो गया। तो ये क्या है बेटा? आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण। ठीक, और ये जो जा रही है परावर्तन के बाद, तो इसका नाम हमने क्या रखा? परावर्तित किरण रखा। क्या रखा बेटा? परावर्तित किरण रखा। तो ये जो आ रही है किरण अभिलंब के साथ क्या कोण बनाएगी? एंगल आई बनाएगी। और जो जा रही है जिसका नाम क्या है? परावर्तित किरण, ये एंगल आर बनाती है। किसके साथ? अभिलंब के साथ। तो आपतित किरण क्या हो गया भाई? ए ओ हो गया, और परावर्तित किरण क्या हो गया? ए और बी ओ हो गया। ठीक है जी, बी ओ हो गया। क्लियर? चलिए अब देखो, ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, ये क्या है बेटा? आपस में बराबर है। ये क्या है बेटा? आपस में बराबर है। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? आ रही है भाई? तो चलिए अब समझते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। देखो उसके पहले ये एक चीज समझो, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। ये शायद जो है आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा, इसलिए लिख लेना क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नियमित परावर्तन है और ये क्या है बेटा? विसरित परावर्तन है। विसरित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक समान तल से टकराए, यानी कि देखो एक बिल्कुल प्लेन तल है, एक समान है, एक जैसी। अगर इससे कोई प्रकाश की किरण टकराई है तो अगर ये टकरा रही है प्रकाश की किरण, तो देखो सारे प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक ही दिशा में जा रही हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? नियमित परावर्तन। यानी कहने का मतलब क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण एक समान तल से टकराती है तो वो जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो एक ही दिशा में होता है। लेकिन विसरित परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराती है। कई बार खिड़कियों में देखा होगा, जो खिड़कियां लगाई जाती हैं कुछ खुरदुरी सी होती है, उनका जो सतह होती है वो चिकनी नहीं, प्लेन नहीं होती, वो खुरदरी होती। क्यों? क्योंकि उसका लगाने का कारण ये है जब प्रकाश इस पे पड़े तो डायरेक्ट कमरे के अंदर रोशनी ना जाए उसकी, वो अलग अलग फैल जाए। तो यही होता है विसरित परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे तल से टकराती है तो परावर्तन अलग अलग दिशाओं में होता है। यही होता है बेटा विसरित परावर्तन। दोनों का डिफरेंशियल आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन आ गया। क्या आ गया भाई? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन भैया इसके पहले समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। भाई परावर्तन पढ़ लिया, नियम भी पढ़ना जरूरी है ना। प्रकाश का परावर्तन का नियम, या हम ऐसा लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है जी। चलिए अब प्रकाश के परावर्तन के बेटा कितने नियम हैं? 2 नियम है। कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या कहता है? देखिए ये चित्र आप ध्यान से देखना, इस चित्र को आप बहुत गौर से देखना। ठीक है, इस चित्र को देखो, ये जो आ रही है जो आपतित किरण ए ओ है ना, और परावर्तित किरण क्या है? ओ बी है या बी ओ है।
और ये क्या है बेटा, अभिलंब। ये क्या है बेटा, अभिलंब। ये जो है ये क्या है, n जो है ये क्या है, अभिलंब है। और ये जो है ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है बेटा, परावर्तक पृष्ठ है। तो अगर हम इस पर कहें कि यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अब भाई देखो ये ओ लिखा हुआ है, ये वही तो बिंदु है जिस पर ये टकरा रही है, जिस पर ये टकरा रही है। तो इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे, आपतन बिंदु देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, आपतन बिंदु देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला नियम क्या हो जाएगा भाई, कि ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और क्या है बेटा, ये जो आपतन बिंदु है, ये तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर या एक ही तल पर होते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे भाई, परावर्तन के नियम के पहला नियम क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कॉमा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम हो गया, समझ में आया। चलिए दूसरा नियम अभी आपको बताया था मैंने, क्या बताया था इस चित्र में, कि जो एंगल आई है, जो एंगल आई है जिसका नाम क्या है, आपतन कोण है। ये जो एंगल आई है ये क्या है भाई, आपतन कोण है ना। अरे भाई आपतित किरण से ये बन रहा है तो क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा, है ना। और ये जो परावर्तन कोण है, ये जो आर है ये क्या है भाई, परावर्तन कोण है। तो देखो एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर है कि नहीं, एंगल आई और एंगल आर बराबर है ना। तो यही है भाई इसका दूसरा नियम। क्या बनेगा दूसरा नियम, कि जो एंगल आई है और एंगल आर है वो क्या है, आपस में बराबर है। दूसरा नियम क्या लिखेंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण किसके बराबर है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया ये परावर्तन का नियम, हो गया भाई ये परावर्तन का नियम। चलिए जी आगे आगे समझते हैं। अब आता है अपवर्तन। अब आता है भैया अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन होने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये क्या है भैया, देखो थ्योरी समझ में तभी आएगी जब आप उसको समझोगे। थ्योरी रटना नहीं है, उसको समझना, उसको फील करना है। चलो देखो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ध्यान से देखना बेटा। ये ऊपर है वायु, ऊपर है वायु का माध्यम, क्लियर। और नीचे है भैया कांच का माध्यम। नीचे क्या है, कांच का माध्यम, ठीक है। चलिए अब देखो समझना ध्यान से। ये जो मान लो कोई प्रकाश की किरण आ रही, मान लो कोई यहाँ पे ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है भाई, आ रही है। तो अब देखो ये जो प्रकाश की किरण है, वायु यानी कि क्या है, एक विरल माध्यम। वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। विरल माध्यम क्यों है, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। और कोई माध्यम सघन तब होगा जब उसके कण पास पास होंगे। तो कांच तो सघन है, इसके कण पास पास है। तो कांच कैसा है बेटा, एक सघन माध्यम है। कैसा है, एक सघन माध्यम है, ठीक है ना, सघन माध्यम है। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, जब इसमें प्रवेश करेगी तो भाई क्या होगा, ये पहले तो बहुत आराम से आ रही, लेकिन जैसे ही कांच में एंटर करने की कोशिश ये करेगी या जल में एंटर करने की कोशिश करेगी भाई, तो ये क्या होगा, जो प्रकाश है वो बहुत सारे कण पास पास होंगे, तो वो थोड़ी सी स्पीड उसकी स्लो होगी ही होगी। लेकिन उसी के साथ साथ वो क्या होगी, जिस विस्तार से आ रही होगी उसका विस्तार क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि प्रकाश की किरण आ रही है तो ये इस तरीके से इसमें झुक जाएगी, वो इस तरीके से इसमें झुक जाएगी। और ये जो है बना, ये क्या बन गया भैया, अभिलंब। तो हम क्या कहेंगे कि जब वायु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग, भाई मार्ग तो ये था इसका, लेकिन वो अपने मार्ग से क्या भाई इतना हट गई, हटी कि नहीं हटी। तो ये जो अपने मार्ग से हटी है, यही जो घटना होती है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। तो अब आपको शायद ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं भाई, समझते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं,
दो नियम होते हैं, परावर्तन के भी दो नियम और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अपवर्तन के पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब देखो ध्यान से देखना, ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण और ये क्या है अभिलंब, ये अभिलंब है ना, ये क्या है अभिलंब। तो क्या लिखा गया है भैया, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में है कि नहीं, है ना। देखो ध्यान से, आपतित किरण ये हो गया, अपवर्तित किरण ये हो गई और ये आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब बना है जिसका नाम हमने रखा n, तो ये तीनों एक ही बिंदु पर इसी पर तो है, इसका नाम रख दो O। तो ये तीनों एक ही बिंदु पर तो है, ये आपतित किरण A है, ये B है और ये अभिलंब है, अभिलंब पर बना बिंदु A, यानी तीनों क्या है एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया भैया हमारा पहला नियम, ये हो गया बेटा हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है, के है। यानी कि भैया देखो ध्यान से देखना, ये जो है ये अभिलंब के साथ क्या कोण बनाएगा, एंगल आई, और ये जो इस अभिलंब के साथ क्या कोण बनाएगा, ये जो प्रकाश की किरण ये जा रही है ये एंगल के साथ क्या बनाएगी, एंगल आर बनाएगी, एंगल आर बनाएगी। तो ये जो आप कह सकते हैं कि साइन आई है ना, यानी कि आपतित जो किरण है, आपतित कोण है, आपतन कोण की जा और अपवर्तित कोण की जा, इन तीन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियत वैल्यू होती है। तो जा जो है उसी को हम लोग साइन बोलते हैं। तो साइन आई हमने क्या बोला, आपतित किरण, आपतित कोण की जा और अपवर्तित कोण यानी आर, अपवर्तित कोण की जा, दोनों की जो अनुपात होगा वो क्या होगा, नियत होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। और भैया ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, दूसरा नियम क्या बताता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है भाई, के है। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अगर तुमसे पूछा गया स्नेल का नियम क्या है तो समझ जाना अपवर्तन का दूसरा नियम आपसे पूछा गया और आप तुरंत यहाँ पे आंसर करेंगे कि आपतित किरण की जा और अपवर्तित किरण की जो जा होती है यानी साइन आई अपॉन साइन आर जो है उसका जो कांस्टेंट वो जो अनुपात है वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो एक नियतांक होती है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। चलिए अब भाई समझते हैं भैया अपवर्तन के कुछ उदाहरण, और यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा भाई कि बताओ निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा अपवर्तन का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। यह आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सवाल में दिया जा सकता है, अपवर्तन के कुछ उदाहरण बताइए। तो क्या बताओगे, सबसे पहला देखो, द्रव में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे आप किसी भारी बाल्टी में सिक्का डालो तो आपको ऊपर दिखेगा, उठा हुआ दिखाई देता है। वो क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों उठा हुआ दिखेगा भाई, जब हवा में तो प्रकाश की चाल कुछ और है, पानी में कुछ और हो जाएगी, तो अपने मार्ग से तो हटेगी ही हटेगी, कन्फर्म है। इसी कारण से वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अगला क्या है, तारों का टिमटिमाना। जो तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, इसका भी कारण क्या है भाई, अपवर्तन ही है। अगला है सूर्योदय और सूर्यास्त के में सूर्य का कैसा दिखाई देना, क्षितिज से नीचे दिखाई देना। वो भी क्या है भैया, क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना। जब क्षितिज से नीचे चला जाता है फिर भी वो हमें दिखता रहता है। क्यों, हमें डूबता हुआ सूरज दिखाई देता है कि नहीं, वो क्षितिज से नीचे होता है फिर भी हमें दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। और अगला क्या है, द्रव में डूबी हुई पेंसिल हमें दिखाई देती। क्या लिखा है, द्रव में डूबी हुई पेंसिल का भी हमें दिखाई देना। ये भी क्या होता है बेटा, हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो हमारी पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी, और ये जो ई बना है ना, ये जो ई बना है ध्यान दीजिएगा, ये जो ई है वो क्या है, प्रेक्षक है, प्रेक्षक अर्थ। ये क्या है, ई जो है वो क्या है, अर्थ, यानी कि ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी पर क्या कोई प्रेक्षक है यानी कि देखने वाला है। अब देखो ये जो सूर्य है ये क्षितिज है, ये हमारा क्या है भाई, ये जो लाइन देख रही है क्षितिज है ना, लेकिन सूर्य देखो यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है। अब देखो लेकिन हमें क्षितिज के नीचे चला गया, लेकिन सूर्य हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, और इसी कारण से हमें सूर्य जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश की परिभाषा और प्रकाश के गुण, क्या इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर है? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि क्या इतनी पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है। चलिए, तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि भाई सारे बच्चों को ये क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान लो एक हमारी मम्मी का धोने जो है, सॉरी ऐसी बात हम नहीं करेंगे। चलो
नहीं मम्मी गुस्सा हो जाती हूँ भाई। चलो जी, तो ये है हमारा मान लो एक छोटा सा बीकर है, एक छोटा सा क्या है ये बीकर है ना। अब बीकर क्या है भाई, इस बीकर में हमने क्या लिया है, एक पानी भर दिया, इसमें क्या भर दिया भाई, पानी भर दिया। अच्छा जी, पानी भर दिया तो इसके अलावा और मैंने क्या किया, ध्यान देना, थोड़ा सा पानी और ऊपर तक भर देते हैं। अब इसमें मैंने क्या डाल दी, अपनी एक पेंसिल डाल दी, और अपनी क्या डाल दी, एक पेंसिल डाल दी। ये मेरी क्या हो गई, एक पेंसिल हो गई। ठीक है जी, पेंसिल को मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ये जो पेंसिल इसमें मैंने द्रव के अंदर पानी के अंदर डाला है ना, अब देखना, ध्यान से देखना, थोड़ी अच्छी पेंसिल बनाते हैं भैया ताकि समझ में आए आप सभी को। चलिए, तो देखो ध्यान से देखना बेटा, ये हो गई हमारी पेंसिल। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पेंसिल। तो अब जब इस पेंसिल को हमने डाला है बेटा, ध्यान से देखना, डाल दिया, तो अब देखो ये जो पेंसिल है वो हमें कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। मतलब क्या है, ऐसा लगेगा कि वो पेंसिल जो है दो हिस्सों में टूटी हुई है और हमने टूटी हुई पेंसिल उसमें डाली है। मतलब ऐसी है पर वो इस तरीके से दिखेगी, इधर भी दिखेगी और इधर भी दिखेगी, है ना। तो वो टूटी हुई हमें दिखाई देती है, वो टेढ़ी दिखती है। वो क्यों दिखती है, अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। गोलीय दर्पण कांच के खोखले से काटा गया वह भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच की खोखले गोले से काटा गया वह भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश कर दी जाए, जिससे तल कैसा बन जाए, चमकदार अगर बना दिया जाए, और उससे क्या हो जाए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई, हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अगर आपसे पूछे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो क्या बताओगे, गोलीय दर्पण खोखले कांच के गोले का काटा गया वह भाग होता है यदि जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है तो उससे प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, और यही होता है बेटा गोलीय दर्पण। क्लियर। अब देखो जो गोलीय दर्पण होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है भैया अवतल और एक होता है उत्तल। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको कुछ कोशिश की गई है कुछ समझाने की, ध्यान से देखना। जो गोलीय दर्पण होता है वो कितने प्रकार का होता है, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। दो टाइप के हमारे दर्पण होते हैं। कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ध्यान से समझना बेटा ये क्या चीज होती है। ठीक है जी। चल, अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान देना। चलिए बनाते हैं भैया अवतल दर्पण। ध्यान से बेटा बस इसको देखते हुए चलिएगा। ठीक है जी, चलो भाई। ठीक है, एक जो हमारा दर्पण है वो बेटा वो कितने टाइप का होता है, वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है अवतल दर्पण और एक दूसरा कौन सा होता है, हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो देखो अवतल दर्पण जो होता है ना, वहां पे जो कलई होती है वो कहाँ पे होती है, उभरे हुए तल पर होती है। कलई कहाँ होती है बेटा, हमारे उभरे हुए तल पर होती है। ठीक है जी। ये जो आ रही है किरण यहाँ से, ये जो किरण आ रही है क्या है, हमारी आपतित किरण। ये इससे टकराएगी, क्या करेगी भाई, ये इससे टकराएगी और टकरा के मान लो यहाँ से ये लौट आती है। तो जो टकराने के बाद किरण गई है, ये लौटी है, वो हो गई हमारी परावर्तित किरण। ठीक है। अब ये जो गोलीय दर्पण इसका मध्य बिंदु है, इसका जो मध्य बिंदु इसका हमने नाम दिया P। इसका नाम क्या है, P। अब भाई आगे समझेंगे कि वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और क्या कह सकते हैं ध्रुव, दर्पण का केंद्र, है ना, ये सभी क्या होते हैं वो हम एक एक चीज समझेंगे। तो सबसे पहले देखो ये हो गई मान लो एक किरण, है ना, मान लो ये मिरर है M1 और M2। ये किसी बिंदु किससे टकराई मान लेते हैं हम, इसका नाम हमने रख दिया Q, और ये जो आती हुई किरण इसका नाम B है। तो देखो अब जो गोलीय दर्पण अगर होता है वो क्या होता है, सॉरी गोलीय दर्पण तो बता दिया, अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो जो परावर्तन होता है ना, देखो कहाँ से हो रहा है इसका परावर्तन, दबे हुए तल से हो रहा है। दबे हुए तल से हो रहा है कि नहीं। अब देखो पॉलिश कहाँ करी गई है, उभरे तल पर की गई है, और यहाँ से क्या हो रहा है, इसके दबे तल से क्या हो रहा है भाई, परावर्तन हो रहा है। तो यही क्या होता है, हम कह सकते हैं ये डेफिनेशन हो गई हमारे अवतल दर्पण की। समझ में आया भाई, इतना आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये हो गया अवतल दर्पण, यानी कि जो पॉलिश की है हमने वो उभरे तल पे की है, लेकिन जो परावर्तन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, इस दबे हुए तल से हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। चाहे जिस भी प्रकार से आप चित्र पेपर में बना सकते हो। मान लो जी हमने यहाँ से एक चित्र बना दिया, ठीक है, तो ये भी हमारा फिगर बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। अब बात करते हैं बेटा उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण समझ में आया, परावर्तन किस में होगा, हमारे
दबे हुए तल से होगा। और कलई कहाँ हम करेंगे, पॉलिश कहाँ करेंगे, हम उभरे तल पे करेंगे। चलिए अब देखते हैं बेटा उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है बेटा, उसमें जो परावर्तन होता है प्रकाश का, वो कैसे होता है, हमारे उभरे हुए तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है। और भैया ये जो मान लिया हमने कर दिया पॉलिश, और पॉलिश कहाँ की गई है, दबे हुए तल पर की गई है। पॉलिश कहाँ की गई है बेटा, दबे हुए तल पर की गई है। ये मिरर M1 और ये M2। तो अगर मैं कहूँ उत्तल दर्पण तो क्या कहोगे, उत्तल दर्पण में जो पॉलिश होती है वो दबे तल से होती है, दबे तल पे होती है, कलई दबे तल पे होती है। लेकिन जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कहाँ से होता है, हमारे उस दर्पण के उभरे तल से होगा, तो वो क्या होगा, हमारा उत्तल दर्पण। लेकिन अवतल क्या होता है, कलई जो होती है यानी पॉलिश जो होती है वो उभरे तल पर की जाती है, लेकिन परावर्तन कहाँ से होता है, दबे हुए तल से होता है। और यही होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्लियर है बात। चलिए जी, तो यहाँ तक उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो अब आगे का जो भी पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप, उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। मैं आज उपस्थित नहीं हूँ, इसलिए आज मैंने ये रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए रखा है। तो जितने भी बच्चों ने लास्ट तक देखा है ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा, सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच।